तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। आप लोगों के लिए पहला पार्ट इसका बन चुका था केमिस्ट्री का। देख सकते हैं यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे केमिस्ट्री को। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट। चैप्टर 1 का ही आधा वीडियो बन चुका था इसका। अब दूसरा वीडियो इसका बनेगा पहला चैप्टर का ही पार्ट 1 पार्ट 2 इसका बनेगा। पूरा चैप्टर आज फिनिश कर देंगे हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ तक हम लोग का उभय विस्थापन अभिक्रिया हो चुका था। अब हम लोग क्षेपण भी पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे नीचे, देख सकते हैं नीचे हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे नोट पॉइंट में कुछ नोट पॉइंट में यहाँ पढ़ लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। देख सकते हैं नोट पॉइंट में दिया हुआ है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये बात याद रखिएगा, अम्ल क्या होता है तो स्वाद में खट्टा होता है। जैसे एग्जांपल दिया गया नींबू, इमली और भी कई सारे खट्टा चीज होते हैं। और ये हाइड्रोजन आयन को प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन को क्या करता है वो देता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। क्षार के पास आते हैं, क्षार को भस्म भी कहते हैं हम लोग। स्वाद में ये क्या होता है, कड़वापन होता है। तो जैसे देख सकते हैं नीम, साबुन, सिरप, ये सभी चीज क्या होता है, कड़वा होता है यानी भस्म होते हैं एसिड के द्वारा। यह हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन दिया था और ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। देख सकते हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो ये नोट पॉइंट था जो ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कुछ नोट पॉइंट यहाँ आप लोग को अम्ल और क्षार का नाम मिलेगा आपको, जो याद करना कम से कम जरूरी है आपको। कुछ लवणों का नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं कि अमोनिया क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट है। और सबका यहाँ सूत्र दिया हुआ है। इसमें से कुछ क्षार भी दिया हुआ और कुछ अम्ल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख सकते हैं कि लवण का नाम, लवण का मतलब क्या होता है, नमक। हम लोग जो खाते हैं, नमक की मात्रा, नमक की मात्रा में अमोनियम क्लोराइड का अगर सूत्र पूछे तो NH4Cl आपको बताना है। कॉपर सल्फेट का सूत्र पूछे CuSO4, जो पूरा नमक है ये। सोडियम क्लोराइड NaCl। मैग्नीशियम नाइट्रेट का पूछे तो MgNO3 होल ट्वाइस। पोटेशियम सल्फेट K2SO4। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये नमक का था। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्षार और कुछ अम्ल पढ़ेंगे। क्षार का NH4OH होता है, जो हाइड्रोजन आयन, देख सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देगा। क्षार हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन देगा। CuOH2, देख सकते हैं कि OH है। OH जहां जब भी लगा हुआ रहे तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्षार है। जो हम लोग नोट पॉइंट में अभी पढ़े, हाइड्रोक्साइड आयन देता है क्षार, जो स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है HCl, देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन को देगा वो, हाइड्रोजन आयन। H2SO4, HCl, HNO3, H2SO4, उसके बाद HN3। तो ये आपको अम्ल का नाम और क्षार का नाम याद रखना पड़ेगा कुछ। और उसके बाद और ये है नमक, जो आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, कम से कम एक पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसका। देख सकते हैं कुछ खास पॉइंट है। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करती है, लवण और जल बना देती है। तो देख सकते हैं उदाहरण के लिए अम्ल और भस्म को हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। अम्ल और भस्म को अगर मिला दे एक जगह तो लवण और क्या बनेगा, जल। उसी को हम लोग सूत्र के माध्यम से समझेंगे। अम्ल एक उदाहरण लेते हैं, HCl अम्ल होता है, हाइड्रोजन आयन। भस्म का उदाहरण लिए NaOH। अब ये प्लस होता है, पहला हमेशा याद रखेगा, पीछे वाला माइनस होता है। पहले वाला प्लस, पीछे वाला माइनस। तो यहां से देख सकते हैं कि यहाँ Na लिया सोडियम, तो यहाँ क्या लेगा, क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर के सोडियम क्लोराइड बन चुका, जो नमक बन चुका। सोडियम क्लोराइड क्या बन चुका, हम लोग का नमक बन चुका। अब यहाँ बचा H और H, दो बार H हो चुका, O, H2O, ये क्या बन चुका, जल बन चुका। तो आपको परिभाषा याद रखना है। उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया, उदासीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो अम्ल को भस्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया जब कराई जाती है तो नमक और क्या बन जाती है, जल बन जाती है। जो आपको हिंदी और परिभाषा इसका सूत्र के साथ भी बता दिए, कैसे अभिक्रिया होता है वो भी बता दिए। तो आपको समझ में आया होगा। इस तरह से नोट पॉइंट आप उतार लीजिएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। देख सकते हैं कि इसके माध्यम से, फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं इसको। बहुत ही खास पॉइंट है ये, जो आपको समझने में सुविधा होगा। देख सकते हैं एग्जांपल, ये इधर से बेस यानी भस्म को डाला गया है इससे, और इससे एसिड को डाला गया, अम्ल को डाला गया है। इसमें जाकर के वो क्या हो जाता है, घुल के पदार्थ क्या बनाता है, देख सकते हैं साल्ट यानी नमक बन जाता है। नमक
और क्या बन जाता है, वो जल बन जाता है। हम लोग का क्या बन जाता है, जल। क्या बन चुका, नमक और जल बन जाता है। कौन, जब भस्म और अम्ल को एक साथ मिलाया जाता है। देख सकते हैं कि दोनों को एक साथ मिलाया गया है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जो बहुत ही सुविधा होगा आप याद करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर। 8 नंबर का पॉइंट है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, यानी प्रकाश होना चाहिए तब वो घटना घटित होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, यानी रोशनी रहेगा तो वो घटना घटेगा, और रोशनी नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो घटना घटित नहीं होगा, तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग समझिए, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसों के मिश्रण को अंधेरे में रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को अगर अंधेरे में रखा जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं होता है। जब उजाला में यानी प्रकाश की रोशनी में रखा जाए तब दोनों मिलकर के अभिक्रिया होती है, जो क्या बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। ठीक है, कितनी परिभाषा याद करने का सुविधा है, कितना आसान परिभाषा है, देख सकते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में वो घटना घटित होती है और अंधेरे में वो घटना घटित नहीं होती है। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाती है। फिर और भी पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जल को अगर अभिक्रिया कराया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ, तो देख सकते हैं यहाँ हम लोग का ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन गैस हम लोग का निकलती है। नोट पॉइंट में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं कि पेड़ पौधे भी प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये बात सत्य है, अगर सूरज की रोशनी ना मिले पेड़ पौधों को तो वो कैसे जिंदा रह सकता है। तो पेड़ पौधे भी प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग फिर से, ये 9 नंबर का है अभिक्रिया। हम लोग का 9 अभिक्रिया हो चुका अब तक। 8 में है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है, तो यह एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो हमेशा एक साथ होती है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है जो एक साथ होती है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जो ऑक्सीजन यहाँ क्या होगा, कार्बन से संयोग करेगा, जो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का कार्बन से संयोग हो रहा है। ऑक्सीजन का किसके साथ संयोग, कार्बन के साथ संयोग हो रहा है, तो ये क्या बन चुका, कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका। तो ये अभिक्रिया को ही हम लोग ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया कहेंगे या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखिएगा हमेशा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीजन वहां मौजूद हो रहेगा आपका, ऑक्सीजन संयोग करेगा किसी दूसरे से, तो ऑक्सीजन कार्बन से संयोग किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका, तो ये क्या हो चुका, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलो या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं हम लोग। तो जैसे देख सकते हैं हम लोग कि भोजन का पचना, भोजन का दुर्गंधित होना, दहन की क्रिया आदि ये सभी क्या है, किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। भोजन का दुर्गंधित होना कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया भी याद रखिएगा। दहन की क्रिया कौन सी किसमें होता है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। दहन की क्रिया कब होगा, जैसे कोई पदार्थ को जला रहे, जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा तो वो जलेगा ही नहीं। भोजन का दुर्गंधित हो जाता है, जब ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचे भोजन में तो वो भी दुर्गंध होने लगता है। भोजन का पचना, अगर ऑक्सीजन ना मिले, भोजन हम लोग जो खाना खाते हैं ऑक्सीजन ना मिले तो भोजन भी नहीं पचेगा। तो ये सभी क्रिया होती है किसमें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग फिर से। नोटपैड में लिखा हुआ है ऑक्सीकारक अवकारक क्या है, तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तब कहा जाता है कि वो पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ संयोग किया गया है, तो हाइड्रोजन को संयोग के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो क्या बन चुका है, यहाँ देख सकते हैं कि जल बन चुका। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अभी ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये अभिक्रिया ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीकृत ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 10 नंबर का, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन को एग्जांपल ले,
कार्बन को, यानी कार्बन यानी लकड़ी हो या कोयला हो, उसको हम लोग जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन यहाँ उपस्थित होना चाहिए। ऑक्सीजन का मतलब हवा लगेगा ऑक्सीजन, तब वो जलने लगेगा। अगर ऑक्सीजन ना लगे तो वो पदार्थ जलेगा नहीं। तो इसका मतलब कार्बन को जब जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या क्या बनेगा देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उष्मा बनेगा हम लोग का, उष्मा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया ही क्या कहलाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। पॉइंट है हम लोग के पास, उसका उल्टा ऑपोजिट में उष्मा शोषी, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी आप याद कर लीजिएगा हर हालत में। उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, शोषी का मतलब उष्मा को ग्रहण करेगा, उष्मा क्षेपी का मतलब उष्मा को और निकासी करेगा। ठीक है, तो वो अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के साथ उष्मा अवशोषण यानी ग्रहण करता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा के साथ वो ग्रहण कर रहा है उष्मा को, तब वो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनके गैस बनकर के निकल रहा है। एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं। उष्मा यानी ऊर्जा, जब बर्फ को पिघलाया जाता है तो उष्मा शोषी हो रहा है, उष्मा शोषी। जब बर्फ को पिघलाएंगे तो यहाँ क्या होगा, उष्मा शोषी। उष्मा को ही क्या कहेंगे हम लोग, ऊर्जा कहेंगे। उष्मा यहाँ क्या हो रहा है, शोषी हो रहा है, क्योंकि तापमान को ले रहा है। अब उसी तरह यहाँ अगर कार्बन को जलाते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि कार्बन को जलाएंगे तो उष्मा क्षेपी होगा। कार्बन को जलाने के बाद ऊर्जा हम लोग का यानी हम लोग का देख सकते हैं ऊर्जा निकल रहा है, आग के रूप में ऊर्जा निकल रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, उष्मा क्षेपी। फिर से इसको समझा देते हैं आपको अच्छी तरह से। देख सकते हैं यहाँ जब बर्फ को हम लोग पिघालेंगे तो उष्मा शोषी हो रहा है, यानी तापमान को ले रहा है अपने और गर्म कर रहा है, तब वो बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो रहा है। उष्मा को ले रहा है, उष्मा यानी ऊर्जा को ले रहा है, तापमान को ले रहा है, अंदर वो अपने आप को ले रहा है, तब वो पिघालना शुरू कर रहा है। तो ये क्या हो गया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। और इसमें उष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी उष्मा को बाहर निकाल रहा है, तापमान को बाहर निकाला जा रहा है। जैसे हम लोग कोयला को अगर यहाँ जलाएंगे, एग्जाम्पल कोयला को जब यहाँ हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा, आग का तापमान जो है बाहर निकलेगा इससे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। आग का भी तापमान निकलेगा यानी ऊर्जा भी निकलेगा। तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया, ये दोनों फिगर देख के उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, देख सकते हैं दहन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है दहन। वहां देख सकते हैं, यहाँ कंफ्यूजन होना नहीं आपको कि यहाँ 11 के बाद 6 कैसे आ गया। हम लोग 5 नंबर का कंटिन्यू 11, 5 नंबर के अंदर 11 परिभाषा पढ़े हम लोग 11 नंबर तक। ठीक है, 5 नंबर का भाग था वो। अब उसके बाद 6 नंबर यहाँ क्वेश्चन में है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 में है दहन क्या है, तो उत्तर है यहाँ किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं तो जलने की इस क्रिया को ही दहन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, कोयला को अगर जलाते हैं हम लोग तो ऑक्सीजन चाहिए उसमें उपस्थित, कोयला को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा पड़ेगा उस पर, तो उष्मा हर हालत में उसकी क्या होगा, उष्मा भी उपस्थित रहेगा और प्रकाश भी उपस्थित रहेगा। उससे क्या निकलेगा, उष्मा भी निकलेगा और प्रकाश भी देगा। प्रकाश का मतलब उजाला भी देगा और उष्मा का मतलब हीट यानी एनर्जी भी वो देगा, ऊर्जा भी देगा। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, दहन प्रक्रिया कहेंगे। दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील कहते हैं या ज्वलनशील कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, लकड़ी जलने वाला पदार्थ है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो जलते नहीं है, जैसे ईंट पत्थर बालू ये सब नहीं जलते हैं, तो दहन नहीं अदहन पदार्थ कहलाता है। ये पदार्थ अदहनशील पदार्थ कहलाते हैं या अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो दहनशील आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट पार्ट था, अब हम लोग परिभाषा कंप्लीट कर चुके हैं। अब देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको क्वेश्चन में केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट पूछता है 5 नंबर के लिए, जब भी आएगा तो 5 नंबर के लिए, क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। तो इसका उत्तर आपको देना है, यहाँ इस तरह से उत्तर देना है। 1 नंबर का, 1 नंबर अगर पूछे तो 1 नंबर का उत्तर देना है। जो खास होता है, जिंक धातु बोल रहा है तो आपको जिंक लिख देना है, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ लिखेंगे कॉपर सल्फेट, जो आपको याद रखना होगा सब चीज। जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो अब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। देख सकते हैं ये हमेशा जिंक का अभिक्रिया जिंक हमेशा क्या होता है, कॉपर सल्फेट से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ जिंक लिखेंगे हम लोग Zn, और कॉपर को हटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे SO4। तो यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर हम लोग का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कॉपर यहाँ से हट जाएगा। तो अब क्या पता चला
जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाली जाती है तो क्या होती है, जिंक सल्फेट बनती है और कॉपर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इसका आंसर हम लोग इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में बोला है क्या होता है जब सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। सिल्वर धातु को यहां हम लोग ले ले Ag को किसके, कौन सा, कॉपर सल्फेट से। तो कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग क्या करें, अभिक्रिया कराएं तो क्या होती है, तो याद रखिएगा सिल्वर धातु जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो हम लोग यहां लिखेंगे अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती है। ये बात ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट पर रहेंगे हम लोग, देख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होता है। तो हम लोग तीसरा पॉइंट नीचे पढ़ेंगे, इसको आप नोट पॉइंट में उतार लीजिए। ठीक है, जो बहुत ही खास था। फिर नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा नंबर का आंसर देख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड यहां लिखे हैं Ki, पोटेशियम आयोडाइड किसके साथ अभिक्रिया, लेड एसीटेट के साथ, तो PbCH3COO होल ट्वाइस है, ये लेड एसीटेट कहा जाता है। उन दोनों को जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, देख सकते हैं यहां से Pb ले लिए और यहां से I ले लिए, तो Pb I के साथ अभिक्रिया हुआ, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस है, धनायन ऋणायन के साथ होती है अभिक्रिया। उसके बाद यहां हम लोग का फिर प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस फिर माइनस के साथ अभिक्रिया हुआ है, के यहाँ पीछे आ गया है। तो अब हम लोग को क्या पता चला, पोटेशियम आयोडाइड को लेड एसीटेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, पीले रंग बन जाता है, PbI क्या हो जाता है, पीला रंग बन जाता है। इस तरह से यहाँ भी 2 दिया गया है, यहाँ भी 2 दिया गया है, ये इसका क्या हो चुका, संतुलित हो चुका। जो वेरी खास होता है, इंपोर्टेंट होता है। इस तरह से 3 पॉइंट दे देगा आपको बनाने के लिए, 5 नंबर के लिए पूछता है। अब नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इसका। ये चैप्टर हम लोग का फिनिश हो चुका। अब इसका जितने भी रासायनिक समीकरण सब होता है हम लोग इसका अलग से वीडियो बनाएंगे जो स्पेशल होगा, सिर्फ रासायनिक समीकरण मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अब इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ने जाएंगे और इसका ये पार्ट फिनिश हो चुका, पूरा चैप्टर हम लोग का फिनिश हो चुका। ठीक है, जितने भी रासायनिक समीकरण है, खास रासायनिक समीकरण आपको अलग से वीडियो बना करके दिया जाएगा।